कि बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्योंकि बिहार से रिलेटेड प्रश्न है तो इसलिए हमने इसे पहले लिखा है कि बिहार राज्य की स्थापना हम सभी जानते हैं। यह बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग ऑप्शन ए के रूप में उत्तर टिक करेंगे कि 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से एक अलग प्रांत के रूप में बिहार अस्तित्व में आया था। कब? 22 मार्च 1912 को। इसीलिए हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। लेकिन उस वक्त बिहार के साथ जो है उड़ीसा और झारखंड राज्य सम्मिलित था। 1912 में जो बिहार अलग हुआ पश्चिम बंगाल से, उस वक्त बिहार के साथ उड़ीसा और ये झारखंड राज्य शामिल था। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ। इस प्रकार अभी जो आधुनिक बिहार है उसका अंतिम जो अगर हम कहें इस प्रकार के कि बिहार से अलग होकर के, तो वो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, जिसमें अभी 9 प्रमंडल और 38 राज्य है। यह 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होने के पश्चात का बिहार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर दोस्तों कि बिहार में मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। बिहार में मौर्य वंश की स्थापना, बिहार में मौर्य वंश का जो शासन रहा है, यह प्राचीन बिहार की बात हो रही है या फिर प्राचीन भारत की कहिए, 16 महाजनपदों में से एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में मौर्य वंश का शासन रहा है। मगध महाजनपद के अंतर्गत जो है शुरू में तो हर्यक वंश रहे, फिर शिशुनाग वंश हुए, फिर नंद वंश हुए और नंद वंश के अंतिम शासक को हरा करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई मगध साम्राज्य के अंतर्गत। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किए थे कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने के गुरु भी हैं, राजनीतिक गुरु। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें जो है प्रधानमंत्री के पद पर अपने ये में कार्यकाल में इनको प्रधानमंत्री बनाया था। और कौटिल्य ने एक पुस्तक की रचना की थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। यह भी याद रखिएगा आप, कौटिल्य के पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम एक प्रश्न से आपको कई प्रश्नों को कवर कराएंगे ताकि उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आयोग के द्वारा पूछा जाएगा तो आपसे नहीं छूटे। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर यह क्लास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और दोस्तों के बीच यह लिंक शेयर कीजिए ताकि सभी का तैयारी बेहतर हो सके। सवाल है कि बिहार में कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय स्थित है। बिहार में या स्थित था, कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय स्थित था। तो बिहार में प्राचीन विश्वविद्यालय की अगर बात करेंगे तो कुमारगुप्त प्रथम, इनके द्वारा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय, यह भी प्राचीन विश्वविद्यालय है। और धर्मपाल के द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इनके द्वारा धर्मपाल महोदय के द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि आधुनिक भागलपुर राज्य में भागलपुर जिले में, आधुनिक भागलपुर जिले में स्थित था और ये नालंदा जिले में स्थित था, नालंदा विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आधुनिक भागलपुर जिले में था और इसकी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम किए थे और धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अर्थात तीसरा नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन डी, ए और सी दोनों सही उत्तर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि प्रसिद्ध सोनपुर मेला बिहार के किस जिले में लगता है। प्रसिद्ध सोनपुर मेला बिहार के किस जिले में लगता है। तो प्रसिद्ध सोनपुर मेला, जिसको हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा प्रश्न ऐसा पूछा गया कि आपसे मतलब कंफ्यूज कर दे और आप जानते हुए प्रश्न आपसे छूट जाए। हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है सोनपुर मेला को। इस मेला की जो शुरुआत होती है वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन से होती है, यानी हिंदी कैलेंडर के कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा जिसको गंगा स्नान के नाम से भी जानते हैं लोग, उस दिन जो है गंगा स्नान करते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा से इस मेले का शुरुआत होता है। यह मेला गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है, जो कि जिला सारण जिला है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में जाना जाता है। हालांकि अब पशुओं की जो संख्या है उसमें लगातार गिरावट आई है, तो ऐसे ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में जाना जाता है। बिहार का सोनपुर मेला जिला सारण
और ये गंगा और गंडक नदी के संगम पर जो है लगता है। हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा से इस मेला की शुरुआत होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि शेर शाह सूरी के द्वारा बिहार में कौन सा प्रसिद्ध स्मारक बनाया गया था। शेर शाह सूरी के द्वारा बिहार में जो प्रसिद्ध स्मारक बनाया गया है, बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा है, यह सासाराम रोहतास जिले में बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सबसे सही उत्तर है। सवाल अगला है कि किसने 1922 में बिहार महाविद्यालय की स्थापना की और उसके पहले प्रधानाचार्य बने। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय कहिए या बिहार विद्यापीठ के नाम से भी वो जाना जाता है। यह ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से अलग भारतीयों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए जो है पटना में इसकी स्थापना हुई और वो पहले प्रधानाचार्य थे, वह है मौलाना मजहरुल हक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बिहार विद्यापीठ या फिर उसको जो है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय कहेंगे, उसकी स्थापना मौलाना मजहरुल हक के द्वारा पटना में किया गया था, जो कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से अलग शिक्षा देने के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। सवाल अगला है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र के अनेक नाम हैं। पाटलिपुत्र भी प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम अभी पटना है। पाटलिपुत्र के बाद जो है बीच में जब दिल्ली सल्तनत और मुग़ल शासन का काल रहा तो पटना का नाम अजीमाबाद भी रहा है। क्या रहा है ये भी याद रखिएगा, पटना का नाम अजीमाबाद भी रहा है। तो वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न डाल करके एक नंबर कम कर दिया जाता है, तो आपका छूटे नहीं, हम इसकी कोशिश करते हैं। तो एक तो पाटलिपुत्र है, आधुनिक में पटना आप जान रहे हैं, और जो है अजीमाबाद भी रहा है, और जो मौर्य काल में रहा है वह कुसुमपुर रहा है। ऑप्शन ए कुसुमपुर जो है यह फूलों का शहर के नाम से जाना जाता है। कुसुम मतलब फूल होता है और कुसुमपुर यानी फूलों का शहर जो है पाटलिपुत्र जाना जाता था। 7 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। बिहार में जो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए 8वां नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे करेक्ट आंसर है। इस किसान सभा का जो ये था कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करके किसानों पर जो कर का जो बोझ था उसको कम करना, और इसके लिए जो है ये बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। सवाल अगला है कि बिहार में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। नमक सत्याग्रह कहिए या फिर दांडी यात्रा से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन कहिए। तो बिहार में नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व है वह कौन किए हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने नमक सत्याग्रह का, यानी जब पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, नमक कानून तोड़े जा रहे थे, नमक बना करके लोग कानून को तोड़ रहे थे, तो उसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह बिहार से कर रहे थे। सवाल है कि बिहार के किस जिले में उग्रवादी आंदोलन का केंद्र था। उग्रवादी आंदोलन से अर्थ ये है कि किस जिले में जो है लोग राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है वो हिंसात्मक रूप से भी आंदोलन करने पर उतारू थे, तो वह जिला था बिहार का कौन सा, गया जी जिला। जी याद रखिएगा, गया जिला के नाम में जी शब्द जो है जोड़ा गया है, तो आप अब जो आधुनिक नाम है वह गया जी है। गया जिला आप नहीं कहेंगे, क्योंकि जो है गया जी जिला में जी जो है नया शब्द जोड़ा गया है। यह आपका करंट अफेयर्स का भी प्रश्न बनता है कि गया जिला का नया नाम क्या है, गया जी जिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि द मदर्स इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। जी हाँ, द मदर्स इंडिया पत्रिका का संपादन इनमें से किसके द्वारा किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, महादेव देसाई हैं और एनी बेसेंट हैं। तो महादेव देसाई के द्वारा जो है द मदर्स इंडिया, चूँकि दोस्तों हम बिहार स्पेशल प्रश्नों को देख रहे हैं, इसलिए ये सारे प्रश्न जो है वो बिहार और बिहार के लोगों से संबंधित प्रश्न होगा, और ये प्रश्न ऐसे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो द मदर्स इंडिया पत्रिका का प्रकाशन जो है महादेव देसाई के द्वारा किया गया था। महादेव देसाई जो थे वो महात्मा गांधी के सचिव के रूप में भी जाने जाते हैं। मुजफ्फरपुर के ये रहने वाले थे
और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है द मदर्स इंडिया पत्रिका के द्वारा जो है यह राष्ट्रवादी लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावनाओं को और जागृत करने के प्रयास से यह पत्रिका निकालते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि बिहार में महाबोधि नामक बौद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबोधि नामक बौद्ध मंदिर का निर्माण बिहार में किनके द्वारा किया गया था? तो ये महाबोधि बौद्ध मंदिर जो है यह गया जी जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है किनके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण जो है अशोक के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कब कराया गया था? तो 260 ईसा पूर्व BC यानी बिफोर क्राइस्ट। याद रखिएगा, ये महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा उनके शासनकाल में 260 BC यानी 260 ईसा पूर्व में कराया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले फिर हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक पहुंचे, हर क्लास आप तक पहुंचे। सवाल है कि किसने 1921 में सोनपुर मेला में बिहार का उद्घाटन किया था, या फिर सोनपुर मेला का उद्घाटन बिहार में किया था? इसका जो है सोनपुर मेला का उद्घाटन जो है 1921 में बिहार में किसने किया था? ये प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 13 का ए, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का केंद्र कौन सा शहर था? खिलाफत आंदोलन जो है जब ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया तो उसके लिए जो है पूरे विश्व में इस आंदोलन चल रहे थे और भारत में भी जो है खिलाफत आंदोलन चल रहा था। क्योंकि भारत में भी अंग्रेज़ों का शासन था तो उस अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है यहाँ लोग आंदोलन कर रहे थे तुर्की के खलीफा के पद को बरकरार रखने के लिए। तो उस दौरान जो है बिहार में का जो पटना शहर है वह सबसे प्रमुख केंद्र के रूप में जाना गया और जो प्रमुख नाम आता है अली बंधु में वह शौकत अली का नाम जो है, और मोहम्मद अली या शौकत अली, ये दो अली बंधु हैं जो खिलाफत आंदोलन के शीर्ष नेतृत्व में थे। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, चूँकि उसी वक्त भारत में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और पूरे भारत में गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो ये दोनों साथ साथ चला है। और 1920 का अखिल भारतीय खिलाफत सभा 1920 की अध्यक्षता महात्मा गांधी स्वयं किए हैं। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, राजकीय उद्यान नहीं। ये सारे उद्यान और अभयारण्य जो है वो बिहार में ही है, लेकिन चूंकि प्रश्न में क्या लगा हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वह है VTR, यानी पूरा नाम क्या है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, या फिर उसको हम लोग वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यह स्थित कहाँ है? तो यह स्थित है बिहार के वेस्ट चंपारण जिले में। वेस्ट चंपारण यानी बेतिया शहर में यह स्थित है। बेतिया जिला कहिए, चूँकि बेतिया इसका मुख्यालय है वेस्ट चंपारण का, पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें ये संजय गांधी जैविक उद्यान, तो यह पटना में स्थित है, जो पटना चिड़ियाघर के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? पटना में, जो पटना चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है, याद रखिएगा, यह मुंगेर जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंगेर जिला में कौन स्थित है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर जिला में स्थित है। और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो है यह गया जी जिला और औरंगाबाद जिला तक फैला है। तो गया जी और औरंगाबाद जिले के बीच जो है स्थित है कौन? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। याद रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी जैविक उद्यान जो है यह पटना में है, जिसको चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, पटना चिड़ियाघर। या और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर जिला में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया जी और औरंगाबाद जिले के ये में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, यह BPSC का सबसे फेवरेट प्रश्न है। वैसे अलग अलग आयोग के द्वारा भी यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व करने का जो नाम आता है वो आरा के जगदीशपुर शहर से बाबू वीर कुंवर सिंह थे, उन्हीं का नाम आता है। ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर है कि जो है आरा के जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह
बिहार में 1857 के विद्रोह का सफल नेतृत्व कर रहे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में नागी नकटी पक्षी का अभयारण्य स्थित है? जी हाँ, बिहार के किस जिले में नागी नकटी पक्षी का अभयारण्य स्थित है? तो नागी नकटी पक्षी का जो अभयारण्य है यह बिहार के जमुई जिले में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और यह प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पक्षी उत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ जो है पक्षी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के प्रयास में फांसी दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, फिर से प्रश्न पढ़िएगा कि बिहार में खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दिया गया था? यह घटना 1908 की है। दो लोग थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। कौन कौन लोग थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। ये लोग जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का ये में जो है बम फेंके थे और उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं था, कैनेडी की बेटी और पत्नी थी और वो दोनों जो है मर गई थी। उसके पश्चात जो है ये लोग भागने में सफल हुए थे और जो है लेकिन जब ये हुए कार्रवाई हुई तो प्रफुल्ल चाकी खुद को आत्महत्या कर लिए, क्योंकि ये कहे कि हम अंग्रेज़ों के हाथ मरने से बेहतर है कि अपने आप को आत्महत्या किए। और खुदीराम बोस को 1911 ईस्वी में फांसी दी गई। यह मुजफ्फरपुर की घटना है और कहाँ? बिहार के मुजफ्फरपुर जिला की घटना है, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुख्य रूप से शामिल थे। ये दोनों नाम पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। सवाल अगला है कि जयप्रकाश नारायण को किस आंदोलन के दौरान जेल से भागने के लिए जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को, इनका पूरा नाम जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। लोकनायक की उपाधि इनको जो है ये बिहार में जब संपूर्ण क्रांति, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जब आपातकाल लागू हुआ था उस दौरान यह बिहार से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे और इसी उपलक्ष्य में जो है इन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई थी। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जो है किस आंदोलन के दौरान जेल से भागने में सफल हुए थे? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस दौरान यह हजारीबाग जेल, क्योंकि अभी हजारीबाग जो है यह आधुनिक झारखंड राज्य में स्थित है, लेकिन क्योंकि 1942 की बात हो रही है उस वक्त यह बिहार में ही स्थित पर के बिहार के किस ज़िले में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है यह एक प्रमुख शहनाई वादक थे और इनके लिए इन्हें जो है भारत रत्न से नवाजा गया है। इनका जन्म डुमरांव बक्सर में 21 मार्च 1916 को डुमरांव बक्सर में हुआ है। और जब देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 15 अगस्त 1947 को, तो खुशी में ये सबसे पहले जो है शहनाई बजाए थे भारत के पार्लियामेंट में। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। उसके पश्चात से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रत्येक वर्ष अलग अलग जगहों पर पूरे भारतवर्ष में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होते रहते थे। उसमें बिहार में जो पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वह अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बांकीपुर, 12 से 12 और बांकीपुर याद रखिएगा। बांकीपुर में 1912 में हुआ था और यह बिहार का पहला था। वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। बिहार में पहला और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। और उसके बाद जो है अगर इसकी अध्यक्षता की बात करें बांकीपुर की, तो अध्यक्षता किए थे आर.एन. मुधोलकर जी। कौन अध्यक्षता किए थे? आर.एन. मुधोलकर जी इनकी अध्यक्षता किए थे। और उसके बाद दूसरा अधिवेशन बिहार में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वह 1922 में और गया जी जिले में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किए थे सी.आर. दास, यानी चितरंजन दास जो है गया जी जिले में अध्यक्षता हुआ उसकी गया जी जिले में अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किए। 10 साल के बाद 27वां के बाद जो है 37वां अधिवेशन था और बिहार का दूसरा अधिवेशन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि चक्रवर्ती नामक गुप्तकालीन मुद्राएं बिहार में कहाँ से मिली है?
चक्रवर्ती नामक गुप्तकालीन यानी गुप्त काल की जो मुद्रा है वह बिहार के वैशाली जिले से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चक्रवर्ती नामक जो गुप्तकालीन मुद्राएं हैं वह बिहार के कहाँ से? वैशाली जिले से प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि बिहार में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन की बात हो रही है। पूरे भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाने के लिए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का नाम प्रमुख रूप से आता है। 1916-17 में जो है होम रूल लीग आंदोलन पूरे भारत में चला है और इसमें एनी बेसेंट और किनका नाम आता है? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का। बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार में प्रमुख नाम आता है डॉक्टर मजहरुल हक का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सवाल है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वह मुख्य रूप से बिहार और नेपाल के बीच जो है सीमा भी बनाती है। तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी जो है यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और ये पश्चिमी चंपारण का नेपाल के साथ एक बॉर्डर बनाने का कार्य भी करती है सोमेश्वर श्रेणी। और बिहार की जो सबसे अगर ऊंची चोटी की बात करें तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सोमेश्वर पहाड़ी की चोटी ही बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि बिहार का शोक किस नदी को और किस वजह से कहते हैं? याद रखिएगा, बिहार का शोक किस नदी को और किस वजह से कहते हैं? तो बिहार का शोक जो है यह कहा जाता है कोसी नदी को, और इसलिए कहते हैं क्योंकि कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदलती है और मार्ग बदल करके बाढ़ लाती है। बाढ़ ला करके लोगों का जो है अस्त व्यस्त जीवन हो जाता है। तो बार बार मार्ग बदल के बाढ़ लाने के कारण बिहार के कोसी नदी को ये बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है सप्तकोशी के नाम से और यह उत्तर की ओर से गंगा में जाकर के मिलती है। तो मुख्य रूप से यह गंगा की सहायक नदी भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि पटना के पास गंगा में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? पटना के पास गंगा में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। दोनों ओर से पटना के पास नदी आकर के गंगा में मिलती है। दो नदी दक्षिण से मिलती है, एक नदी उत्तर से मिलती है। तो पटना के पास जो गंगा में नदी मिलती है उसमें गंडक है, सोन है और गंडक, सोन और जो है ये पुनपुन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। गंडक की बात करेंगे तो यह उत्तर से प्रवाहित होते हुए यानी नॉर्थ और नेपाल दोनों, एन से दोनों चीज़ समझिएगा, एन से नॉर्थ यानी उत्तर और एन से नेपाल। चूँकि यह उत्तर से बहते हुए आती है तो यदि यह नदी नेपाल से बहते हुए आती है भारत में, और ये पटना के पास, ये वैशाली जिला के पास जो है हाजीपुर के शहर के पास यह गंगा में मिल जाती है। कौन? गंडक नदी। सोन नदी की अगर बात की जाए तो यह बहते हुए आती है किधर से? दक्षिण की ओर से बहते हुए आती है, साउथ यानी दक्षिण की ओर से बहते हुए आती है और दानापुर के पास जो है यह गंगा में मिल जाती है। किस जगह पर मिलती है? दानापुर के पास में यह गंगा में मिलती है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। याद रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यह प्रवाहित होते हुए आकर के गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी है तो पुनपुन नदी यह भी झारखंड के पलामू से निकलती है और फतुहा के पास पटना में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि बिहार की कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? ऑप्शन में जो 4 नदी है उसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो यह पिछला प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न भी है। आप थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान देंगे तो आप इसका उत्तर कर पाएंगे हमसे पहले और कमेंट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर बात की जाए कि गंडक है, महानंदा है और बागमती है, तो यह तीनों बिहार में जो है उत्तर की ओर से प्रवाहित होते हुए जाकर के मिलती है किसमें? गंगा में। और जो पुनपुन नदी है यह दक्षिण की ओर से बहते हुए आती है, झारखंड के पलामू से निकलती है। कहाँ से? झारखंड के पलामू से निकलती है, पलामू की पहाड़ी से, और फिर जो है यह फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। इसलिए ऑप्शन सी 28वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पुनपुन नदी हिमालय से नहीं निकलती है। क्योंकि बिहार के उत्तर में नेपाल है और नेपाल में स्थित हिमालय की पहाड़ है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये गंडक, महानंदा और बागमती जो है नेपाल से निकलने वाली या फिर ये जो है हिमालय से निकलने वाली नदी है। सवाल अगला है 29वां है कि फल्गु नदी किस शहर में पिंडदान किया जाता है? फल्गु नदी के किनारे किस शहर में पिंडदान किया जाता है? जी हाँ, फल्गु नदी को
एक और नाम है निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो है पिंडदान किया जाता है, जिससे जो है पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। किस शहर में? तो गया जी जिले में पिंडदान किया जाता है। यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अभी जो है माँ के पिंडदान के लिए वहाँ पिंडदान का आयोजन मतलब वह पिंडदान करेंगे। तो यहाँ फल्गु नदी, जिसको निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं, गया जिले में पिंडदान किया जाता है। सवाल अगला है कि महानंदा नदी बिहार के किस जिले में गंगा में मिलती है? जी हाँ, महानंदा नदी जो है यह बिहार के किस जिले में गंगा में मिलती है? तो महानंदा नदी जो है बिहार के कटिहार जिले में गंगा में मिलती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बिहार और जो है पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो है एक तरह से सीमा बनाते हुए जाकर के गंगा में मिल जाती है महानंदा नदी। सवाल अगला है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पिछले प्रश्न को जब हम बता रहे थे कि पटना के पास कौन कौन सी नदी आकर के गंगा में मिलती है, उसमें ये सोन नदी भी है, जो कि पटना के पास जो है दानापुर में आकर के गंगा में मिलती है। उसमें हमने आपको इसका उत्तर बताया है। आप कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि कांवर झील पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? जी हाँ, कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो है यह बिहार के किस जिले में है? कांवर झील पक्षी अभयारण्य प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है और यह मीठे पानी का झील है। यहाँ जो है मीठे पानी का झील है और यह स्थित है बिहार के बेगूसराय जिले में। कहाँ स्थित है? बिहार के बेगूसराय जिले में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यह किस जिले में स्थित है? जी हाँ, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और नाम से ही पता चलता है कि यह किस राज्य में है। कैमूर, तो अगर कैमूर कहते हैं तो नहीं, बल्कि कैमूर और रोहतास यह दोनों में स्थित है। तो ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। सवाल अगला है कि गोगाबिल पक्षी बिहार को किस वर्ष संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? जी हाँ, गोगाबिल पक्षी बिहार स्थित कहाँ है? गोगाबिल पक्षी बिहार जो है यह बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कटिहार जिले में स्थित है गोगाबिल पक्षी विहार, और इसको 2011 में जो है संरक्षित घोषित किया गया था, संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पूरी व्याख्या के साथ आपके लिए कवर करते चलते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आपको यह क्लास पसंद आ रहा है, फ़ायदा है, आप मिल पा रहा है आपको इस क्लास से, तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। सवाल अगला है कि बिहार में लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, बिहार में लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, या इन्हें शॉर्ट नेम जेपी नारायण के नाम से भी जाना जाता है। और कर्पूरी ठाकुर के लिए कौन सा यूज होता है वर्ड? याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर के लिए जननायक वर्ड इस्तेमाल होता है, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के लिए होता है, और जगजीवन राम के लिए बाबू जगजीवन राम का शब्द इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा। सवाल 36 है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, बिहार चूँकि खुद ही सबसे अधिक भारत में जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से बिहार जो है वह भारत का प्रथम राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से तो तीसरा है। बिहार से अधिक जनसंख्या जो है वह उत्तर प्रदेश का है और ये राज्य का है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार प्रथम राज्य है। और बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वह है, यानी बिहार का शिवहर जिला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 1806 लोग यहाँ सबसे अधिक 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सवाल अगला है कि बिहार के किस जिले में बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थित है? बिहार के किस जिले में बरौनी का तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन बी बेगूसराय जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो बिहार में तिलका माझी को जो है फांसी दिया गया था कब? 1785 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भागलपुर में जो है इनको फांसी दिया गया था, जिला कौन? भागलपुर में तिलका माझी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान से नागार्जुन पहाड़ियों में अशोक शिलालेख मिले हैं?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बराबर की गुफाओं में। अंतिम प्रश्न है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, तो इसका सही उत्तर है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में किया गया था। ऑप्शन ए सबसे करेक्ट आंसर है। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर किए हैं। चलते चलते रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।